हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम करने वाले हैं जो आपका लूसेंट बुक है उसको मैं करवा रहा था, उसका आगे का जो पोर्शन है उसको हम करने वाले हैं। आज यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे जो लूसेंट में आपके दिए हुए होंगे उनको हम कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो पीपीटी है वो सभी कुछ जो डाटा है सब कुछ लूसेंट से ही रिलेटेड है। जो आपका नई वाली लूसेंट है उसका आप पेज नंबर 139 139 अगर पेज आप पढ़ेंगे उसमें जो ये सब डाटा दिया गया है अरेंजमेंट टाइप से, ये सब डाटा आपको उसमें थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर आपको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके ताकि आपको हर एक चीजें याद हो सके, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही डाटा है। एक बार जाकर आप अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो वहां से एक बार जरूर मिला लीजिए कि वो डाटा है कि नहीं है। ठीक है, तो लूसेंट को मैं इसी तरह से खत्म कर दूंगा। बहुत जल्दी जल्दी अब वीडियो आएगा, लेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। हाँ, जिन लोगों को ज्योग्राफी पूरे डिटेल में पढ़ना होगा वो सब जाकर देवेश सर वो ज्योग्राफी घटना चक्र जो आपकी 2025 की घटना चक्र है जिसमें लेटेस्ट सब क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। सब सब कुछ जो भी क्वेश्चन होगा सब कुछ मैप के साथ पढ़ा रहे हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट, जाकर आप वहां पर जरूर देख लीजिए। काफी आपको अच्छा लगेगा जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, ज्योग्राफी। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते हैं पहला हमारा क्या है। अब देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या होता है, भारत के कुल क्षेत्र पर फल का लगभग 51% जो भाग है वो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। कितना? 51% जो भाग है वो क्या किया जाता है, वो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पर। अब देखिए 51% अगर पार्ट हो गया ये कृषि के लिए, और 21% भाग जो होता है वो उपयोग किया जाता है आपके वन। तो ठीक है, 21% पर वन है, और बंजर तथा बिना उपयोग की भूमि 24% आपके होती है, और चारागाह 4%। ठीक है, तो ये हमारे जो लूसेंट में यही इतना डिवाइड किया गया है कहाँ पर कितना एग्रीकल्चर के लिए उपयोग होता है, कितना वन के लिए है, कितना मतलब वन में तो यहाँ और ज्यादा, लेकिन यहाँ पर आपका वन जो होते हैं मेन वन 21%, बंजर और बिना उपयोग की 24%, और चारागाह क्या होता है 4%। तो ये आपका डाटा याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, करें देखिए। अब जो कृषि का संवैधानिक ढांचा है उसको एक बार हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा कृषि का संवैधानिक ढांचा वर्क किया है। देखिए, कृषि क्या था पहले, जो एग्रीकल्चर था वर्तमान स्थिति में, ठीक है, वर्तमान स्थिति में करंट स्टेटस में क्या है, ये राज्य का विषय है। एग्रीकल्चर क्या होता है, ये राज्य का विषय है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो कृषि है वो किसका विषय है, राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं, याद रख लेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में दिया गया है। तो या अगर आप कहते हैं, मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में कृषि जो है किसका विषय है, तो वर्तमान में कृषि किसका विषय है, ये राज्य का विषय है। एनएफसी की सिफारिश हुआ था 4 अक्टूबर 2000 को। राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। तो याद रख लेंगे, जो एनएफसी की सिफारिश हुई थी उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय कृषक आयोग की कि जो राज्य सूची का विषय है एग्रीकल्चर, इसको हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया जाए। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा कि ये राज्य सूची का विषय है, संविधान की 7वीं अनुसूची सूची के प्रविष्ट 14 में है, और एनएफसी की 4/2006 में ये क्या हुआ था, सिफारिश आई थी। ठीक है, 2006 में 4 अक्टूबर कि इसको समवर्ती सूची में लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद जो कृषि का नेतृत्व हुआ था वो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 1946 में भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल कब फॉर्म हुआ था, 1946 में। पर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि पहले कृषि मंत्री कौन बने थे,
कृषि और खाद्य मंत्री, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री बने थे। तो ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं शीर्ष चावल भारत के प्रमुख खाद्य। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर चावल की खेती होती है। मतलब जो भी आपके मान लीजिए खानों में कुल 100% है, ठीक है, मतलब खाद्यान्न जहाँ उत्पादन होते हैं वो 100% है। तो यहाँ कह रहे हैं जो खाद्यान्न 100% है उसमें जो 47% भाग है उस पे क्या होता है, 47% भाग पर आपका चावल की खेती होती है। तो ये याद रखेंगे, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में 47% भाग, याद रख लेंगे, 47% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रथम चीन। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको कहीं कहीं लिखा होगा कि चाइना है, कहीं कहीं पे लिखा होगा कि भारत है। लेकिन ठीक है, कुछ डाटा आपको नेट पे देखेंगे तो चाइना दिया रहेगा, कुछ डाटा भारत दिया रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं, जो हमने कई डाटा देखते हैं जैसे आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो आपका डाटा है उसमें दिया गया था यही भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और आपका लूसेंट में भी थी है यही, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर चाइना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, और IR20 यहाँ क्या लिखा गया है, IR20 चावल की सबसे अधिक पैदावार करने वाली किस्म है। तो IR20 भारत चावल की सबसे ज्यादा करने वाली ये किस्म है, ठीक है। तो इतना हमने अब देख लिया, एक बार फिर से हम देखते हैं पीछे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। राज्य का विषय है, ये याद रख लेंगे, राज्य का विषय है, 7वीं अनुसूची में है। 2006 में एनएफसी ने सिफारिश की थी इसको समवर्ती सूची में। एग्रीकल्चर 51% भाग पर हमारे होता है, वन 21%, बंजर 24% और 4% चारागाह हो गया था होता है, ठीक है। तो इतना हमको याद होगा। देखिए जो चीजें हैं उसको हम याद करते चलते हैं, नहीं तो आपको आप खुद ही पढ़ सकते हैं लूसेंट है, लेकिन अगर याद करते चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। अब देखिए चावल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब गेहूं के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है हमारे देश की, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, गेहूं है। पहली सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, हमने जो चावल पढ़ा था ये पढ़ा था, ये पहला हमारा, दूसरा ये गेहूं है। वैश्विक उत्पादन 12% भारत विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है। देखिए कितनी लहलहाती फसल लगी है, ठीक है। किसान, यही फसल किसानों की क्या होती है, जीवन दायिनी होती है, ठीक है। तो वैश्विक अगर वर्ल्ड पर देखते हैं तो 12% का उत्पादन हम करते हैं, मतलब 100 पूरे देश में 12% मतलब बहुत ज्यादा हम उत्पादन करते हैं गेहूं का, ठीक है। कृषि योग्य भूमि 14%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। अगर हमने चावल की बात करते हैं, यहाँ कहते हैं 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि गेहूं की, तो गेहूं की 14% भाग पर क्या किया जाता है, ये गेहूं की कृषि की जाती है। तो 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो इसको आप पीडीएफ को लेना होगा, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, या एक बार जब आपका ज्योग्राफी पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखा करिए, वहां पर आपको क्यूज और के फॉर्म में बहुत से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पैसे में सब लोग देते हैं, हम फ्री में देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पर देखते हैं शीर्ष गेहूं उत्पादन राज्यवार विश्लेषण की बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर का उत्पादन के बारे में हम बात करते हैं, कहें सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, जबकि ये उत्तर प्रदेश। देखिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है आपका कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। लेकिन अगर हम कहें प्रति हेक्टेयर के स्थान पर, तो इसको पंजाब का स्थान आता है, पहले स्थान पर तो ये है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। हम इसका मतलब हेक्टेयर का समझेंगे, मान लीजिए इतना खेत है, ठीक है, मतलब ये कितना खेत है, मान लीजिए ये 5 एकड़ की भूमि है, मतलब 5 एकड़, मतलब मैं ये कहता हूँ 1 बीघा की जमीन है, ठीक है। 1 बीघा, 1 बीघा सभी लोग समझते होंगे ना, 1 बीघा ये जमीन है। अब 1 बीघा में हमारे यहाँ कितना होता है, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा हो जाता है, अगर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ
तो हमारे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 कुंटल इसी के आसपास होता है। कभी कभी तो जब खराब हो जाता है गेहूँ तो 15 से नीचे आ जाता है। तो हमारे यहाँ 15 से 20 कुंटल एक बीघे में होता है, ठीक है, गेहूँ। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारे यहाँ ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वो एक बीघा में कितना उत्पादन कर लेते होंगे, वो 20 प्लस उत्पादन कर लेते होते होंगे, ठीक है। तो 20 कुंटल प्लस उत्पादन करते हैं, हमारा 20 तक जाते जाते तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पंजाब पंजाब प्रथम स्थान पे है प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब सबसे, अगर कम जमीन में सबसे ज्यादा ये उत्पादन करते हैं। तो अगर हम कहें सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर पंजाब, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। करें हरित क्रांति। अब देखिए हरित क्रांति, जो हमारे यहाँ क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका हुआ, गेहूं और चावल का, मतलब इसी का, यही सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ा। तो जो हरित क्रांति आया था यहाँ पर, ये याद रखिए हरित क्रांति, इसमें जो गेहूं का आप देखिए डायग्राम देख ले सकते हैं, तो गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा था और चावल का उत्पादन उतना कम बना था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। अगर हम तुलनात्मक वृद्धि देखते हैं, ये देखिए तुलना हम देखते हैं, लेकिन परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कम हुई थी। मतलब चावल ज्यादा वृद्धि हुआ था, ओ सॉरी गेहूं ज्यादा वृद्धि हुआ था और चावल में कम वृद्धि हुआ था। यहाँ पर देखते हैं जो हरित क्रांति हुआ था इसके पीछे बहुत से वैज्ञानिक लगे थे, जो हमारे हरित क्रांति को सफलता दिलाने में बहुत योगदान दिए। वैश्विक जगत, अगर हम ग्लोबल फादर देखते हैं, कहते हैं ग्लोबल फादर, हरित क्रांति के ग्लोबल फादर कौन से होते हैं, वैश्विक जनक कौन होते हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। याद रख लेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग है ये विश्व में। एक तो भारत के होते हैं, ठीक है, स्वामीनाथन, एक तो विश्व लेवल पे होते हैं। अब देखिए गेहूं की किस्में की बात करते हैं, तो गेहूं मैक्सिको में अधिक उत्पादकता वाली किस्मों का विकास हुआ। कहाँ पर विकास हुआ था, ये मैक्सिको में। तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा एक मतलब, ये अभी आप क्या देखते हैं, एक कैसे भी गेहूं लगा देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपके दाने निकल जाते हैं, बीज उसमें ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिको में ये डेवलप हुआ था पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम चावल की किस्मों की बात करते हैं तो फिलीपींस में अधिक उत्पादकता वाली किस्मों का विकास हुआ था। कहाँ पर, फिलीपींस में अधिक उत्पादकता वाली किस्मों का विकास हुआ था। अगर इसके बाद आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब लूसेंट का डाटा है, कहीं अलग से नहीं रखा गया है। एक बार लूसेंट आप जाके पढ़िए। हाँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है। अब देखिए हम कृषि विधियों पर सप्ताह। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ देखते होंगे आप कि जो ये होता है कि कौन कौन सी खेती को क्या क्या कहा जाता है, ये तो बहुत पूछता है ना। आप पेपर कोई उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पूछता है। कह रहे हैं सेरी कल्चर किसको कहते हैं, तो रेशम कीट पालन जो होता है, जैसे रेशम कीट, ये देखिए ना कीट, तो रेशम कीट जो पालन होता है उसको सेरी कल्चर कहते हैं। तो सेरी कल्चर आपको याद रखेंगे, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। तो सेरी, रेशा, अभी देखिए कैसे याद करेंगे, रेसा, RICO रेसा, ठीक है, ऐसे ना रेसा RI, ठीक है, शेरी, ठीक है, रेसे, ऐसा रेसा शेरी नहीं आ रहा तो ऐसे याद कर लीजिएगा, रेसा शेरी। तो मतलब रेशम कीट पालन, तो शेरी कल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन, ऐसे याद करेंगे। अगर हम इसके बाद देखते हैं एपी कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर जो मधुमक्खी होती है, प्यारी मधुमक्खी होती है, उसका पालन करते हैं। तो एपी, एपी कल्चर क्या होता है, मधुमक्खी। अब ऐसे कैसे याद करेंगे एपी कल्चर, जैसे अभी यहाँ तो आपको याद होगा, कहेंगे आप इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जब प्रेशर आता है वहाँ पर पेपर में तो छोटी 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 चीज़ों को भी आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये कैसे मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एपी, आप एक एप्पी आती है, एप्पी नहीं आती है जो ये किसका होता है, एप्पल का होता है, ठीक है। जो एप्पल का एप्पी नहीं आती है उसको देखेंगे, उसमें जो अंदर लिक्विड होता है वो किस कलर का होता है, जो आपका शहद होता है, मधु जिसको आप बोलते हैं या शहद भी बोलते हैं, उसी कलर का होता है एप्पी। तो एप्पी अगर आपको याद हो करना हो तो एप्पी मतलब मधुमक्खी पालन, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीसी कल्चर लिखा गया है, पीसी कल्चर, अगर आपसे पूछे कि पीसी कल्चर क्या होता है, तो आपने देखा होगा पीसी, पीसी को किसको कहते हैं, पीसी को प्रियंका चोपड़ा को कहते होंगे, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। तो भाई कई मूवियों में आपने देखा होगा जो जो अभिनेत्री होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं,
वो किसका मतलब एक्टिंग करती हैं, वो जल परी का एक्टिंग करती हैं। आपने देखा होगा जल परी का, तो ऐसे याद रख लेंगे। जो पीसी हैं प्रियंका चोपड़ा हैं, वो जल परी, जल परी मतलब मछली होती है ना, तो मछली, तो मछली की एक्टिंग करती है। तो मत्स्य पालन, ऐसे पीसी मछली पालन, ऐसे याद करेंगे। फ्लोरी, अब इसको बताने की नहीं, इसी फ्लोरी से याद कर लीजिएगा। फ्लोरी फ्लावर, फूलों का उत्पादन। जो आपको सिंपल है उसको नहीं बताऊंगा। अब यहाँ लिखा गया बीटी कल्चर, करें बीटी कल्चर, ये देखिए इसको भी याद करिए कोई ट्रिक से। बीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती। तो बीटी मतलब अंगूर की खेती, याद रख लें क्या है, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। तो ठीक है, बीटी। अब देखिए क्या है, बीटी, बीट, ठीक है, तो बीट, बीट ऐसे ना, बीट याद रख लेंगे। तो इसको याद करेंगे कैसे, बीटी। अब देखिए बीटी से क्या होगा, बेटी, कह रहे हैं बेटी। अब देखिए बेटी कहती है पापा हमको क्या करिए, अंगूर लेते आइए, हम अंगूर खाएंगे। तो बच्चों को अंगूर खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंगूर खिलाने से, खाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। ठीक है, तो बच्चों को जरूर अंगूर खिलाना चाहिए। तो बीटी कल्चर क्या होता है, तो बीटी कल्चर अंगूर की खेती। बेटी क्या मांगती है, बेटी कहती है पापा हमको अंगूर चाहिए। ठीक है, तो अंगूर चाहिए उसको। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, बीटी मतलब अंगूर चाहिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे अंगूर चाहिए बीटी कल्चर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्मी कल्चर, वर्मी, तो वर्मी का क्या होता है, केचुआ पालन, वर्मी। ठीक है, याद रख लेंगे वर्मी। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या होता है, वर्मी, वर्मी क्या होता है, ये केचुआ क्या होता है, ये किसान का दोस्त होता है। क्या होता है, किसान का दोस्त होता है। तो वर्मी कहते हैं कि हमारा कि- दोस्त जो होता है। तो मोदी जी कहते हैं नहीं, हमारा बहुत वार्म मतलब वार्म मतलब गर्म, गर्म, गर्म जोशी से मिलते हैं। जब मोदी जी जाते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने, तो वो बहुत गर्म जोशी से मिलते हैं। तो वार्म में ऐसे याद रखिएगा। वैसे किसान भी जब उनके खेत में केचुआ आ जाते हैं, तो वो बहुत गर्म जोशी के साथ केचुआ से उसको पालते हैं। ठीक है, याद रखिए वर्मी क्या होता है, दोस्ती, दोस्त कौन होता है, बहुत गर्म जोशी वाला केचुआ पालन, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, ताकि याद रहे, वीटी बेटी, अंगूर मांगते हैं, वर्मी मतलब, वर्मी मतलब वार्म, वार्म मतलब गर्म, गर्म दोस्ती होगी। गर्म दोस्ती किसकी होती है, किसानों की और केचुओं की गर्म दोस्ती होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद हो गया। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, जो मछली वाला काम करती हैं। एपी मतलब एप्पी, मधुमक्खी पालन। शेरी मतलब रेशम पाल। अब नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कृषि विधि, दूसरा है पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का उत्पादन। तो पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का उत्पादन। तो याद ही रहेगा, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। पोमो, पोमो क्या होता है, फलों का उत्पादन। ओलोरी कल्चर, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी, ठीक है, ओलेरी। ठीक है, तो सब्जी वाला, ओ लीजिए, सब्जी वाला बेचने आता है आपके घर पे सब्जी, कहता ओ सब्जी ले लो, ओ सब्जी ले लो, ऐसे नहीं कहता, ओ सब्जी ले लो, ओ सब्जी ले लो। तो वो क्या कहते हैं, ओलोरी कल्चर, ऐसे याद रखिएगा, ओ सब्जी ले लो, आ गया ओ सब्जी ले लो। तो ओलोरी कल्चर ये होगा। पोमोलॉजी, पो पो, ठीक है, तो याद रखिए पो पो पो। ठीक है, कहते पो बजाते बजाते आपके फल बेचने आया है। अब ये ओ करते, ओ सब्जी ले लो, ये वाला आ गया। हॉर्टिकल्चर, 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 हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी। अब जिसका घर देखते हैं जो लोग बहुत फैंसी होते हैं, मतलब जो जैसे शहर वहर में आप देखते होंगे, बहुत फैंसी लोग, उनको कहते हैं बहुत हॉट, ये सब लोग हैं। ठीक है, तो जो बहुत हॉर्टिकल्चर होते हैं, वो क्या होता है, बागवानी, अपने घर पे बागवानी करते हैं। ठीक है, उनको वो क्या कहते हैं, जो लोग शहरों में, वो क्या करते हैं, उनको खेती करना नहीं पसंद है। उनको धान, गेहूँ, गन्ना, ये सब की खेती उनको लगता है कि ये हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो सब क्या करते हैं, अपने घर पे बागवानी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ऐसे बड़े लोग होते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो याद रख लेंगे हॉर्टिकल्चर ये होता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी होता है। एरोपॉटिक, एरोपॉटिक हवा में पौधों का उगाना, जो हवा में पौधे उगाते हैं उनको एरोपॉटिक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमर बेल और हवा में उगते ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, तो एरोपैटिक, एरो मतलब हवा, पोनिक, हेरोपोनिक, एरोपोनिक मतलब हवा में उगाना। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जल में पौधों को उगाना क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स। इसका कहाँ, हाइड्रोफोनिक्स का ज़्यादा सब कहाँ होता है, इजराइल में। हाइड्रोफोनिक्स इजराइल में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रो, एरोपोटिक, ये सब क्या होता है, ये इजराइल में ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोफोनिक्स याद रख लेंगे। हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया। ओलोरी कल्चर, ओ सब्जी ले लो, ठीक है, ओ सब्जी ले लो, ऐसे होती है। पोमोलॉजी फलों का उत्पादन। आई होप आपको याद हो रहा होगा। थोड़ा सा लगेगा आपको फनी एरिया, लेकिन थोड़ा सा याद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए
झूमिंग कृषि कहाँ होती है? झूमिंग कृषि हमारे भारत में होती है, उत्तर भारत में होती है, ठीक है, मतलब सॉरी उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में हमारे यहाँ झूमिंग कृषि होती है। अगर हम लदांग की बात करते हैं, लदांग कहाँ होता है? तो लदांग मलेशिया में होता है। तो लदांग का नाम क्या होता है? लदांग के जो स्थानीय कृषि है उसका विश्व स्तर पर क्या क्या नाम होता है? मतलब स्थानांतरित कृषि क्या होता है? जैसे एक स्थान पर हमने कृषि किया, वहां पे कुछ दिन किए, इसके बाद दूसरी जगह पे चले गए, वही होती है। तो लादांग, झोबिंग को नहीं याद करेंगे, झोमिंग को आपको याद ही रहता है। लादांग है, तो लदांग कहाँ होता है? मलेशिया में, तो याद रखेंगे लदांग कहाँ होता है? मलेशिया में लदांग होता है। चेना कहाँ होता है? चेना श्रीलंका में होता है। कैसे याद करेंगे? जब माता सीता सीता जी को रावण लेके चला गया था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी चैन से नहीं बैठे थे, चैन से नहीं बैठे, तो चैन से चेना याद रख लेंगे। ऐसे कुछ याद कर लेंगे। चेना क्या होगा? अगर मैं कहूँ चेना के जो स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे चेना चैन से भगवान श्री राम नहीं बैठे थे, वो जब माता सीता जी को रावण लेके चला गया था, तो चेना श्रीलंका से याद कर लेंगे ये, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सिर्फ याद करवाने का वो मतलब है, कोई यहाँ पर वो मतलब उससे नहीं लेगा, ठीक है, सिर्फ याद करवाने का है, सिर्फ आपको याद रहे बस, मेरा मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोका है, रोका कहाँ है? तो रोका आपका ब्राजील में है, ठीक है, तो रोका सिर्फ क्या है? ब्राजील में है, तो ब्राजील। तो याद रखेंगे रोका क्या, देखिए ब्राजील क्या है? फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? एक गोल रोकते हैं, तो ऐसा कर दीजिएगा, गोल रोकते हैं, तो गोल कहाँ होता है? फुटबॉल में होता है, तो रोकते हैं ये। मिल्पा, माँ से मिल्पा, माँ से मैक्सिको, माँ से मिल्पा, माँ से मैक्सिको, माँ से मिल्पा, माँ से मैक्सिको, बस ऐसे। तो चेना श्रीलंका हो गया, लदांग आपका मलेशिया हो गया, मिल्पा आपका मैक्सिको हो गया, रोका आपका ब्राजील हो गया, बस। और झूमिंग का बस जानते ही उत्तर पूर्वी भारत। अब चलते हैं, हमने देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए मसोले, मसोले, मुसोले या मसोले, मसोले ये कहाँ का है? तो याद रखेंगे मोसले, मोसले बोला जाता है, मोसले माप मंत्रा साले, ठीक है, मोसले, मोसले कहाँ होता है? तो मोसले याद रख लेंगे जायरे में होता है। तो मोसले कहाँ होता है? तो मोसले आपका जो कि ये खेती की जाती है जायरे में होती है, तो मोसले जायरे में, तो मोसले जायरे, मोसले जायरे, कांगो जायरे नहीं, कांगो जायरे आप यहाँ पर देख देंगे इस साइड में, यहाँ पर, यहाँ कांगोजर, मूसले यहाँ पर, ठीक है, मूसले, मूसले कहाँ होता है? तो ये जायरे में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तमराई कहाँ होता है? तो तमराई आपका थाईलैंड में होता है, तो तमराई थाईलैंड, तमराई थाईलैंड। स्थानांतरित कृषि तमराई कहाँ होती है? थाईलैंड में होती है। खिल कहाँ होता है? तो खिल हिमालय पट्टी में होता है, तो याद रखें खिल कहाँ होता है? हिमालय पट्टी में होता है, याद रखेंगे ये, ठीक है। तो खिल कहाँ होता है? तो हिमालय पट्टी में होता है, तो खिल हिमालय पट्टी में। तमराई थाईलैंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। मोसले कहाँ होता है? जायरे में होता है। वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे होता है, तो वालरे कहाँ होता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे होता है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे होता है। बिगरा कहाँ होता है? तो बिगरा, बिगरा या वारिंगा कहते हैं इसको, वारिंगा। तो बिगरा या वारिंगा ये उड़ीसा में होता है, तो बिगरा या वारिंगा ये उड़ीसा में होता है, बिगरा या वारिंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो कृषि क्रांतियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार हम पीछे चल के पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि देखिए पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का होता है। ओलोरीकल्चर सब्जियों का होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। एरो हवा में उगने वाले पौधे। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगना ये होता है। सेरीकल्चर का रेशम कीट। एपी कल्चर मधुमक्खी। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों। पीटी कल्चर बेटी को अंगूर चाहिए, अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर केचुआ होता है। देखिए नॉर्मल बोल रहा, फादर ऑफ वैश्विक जनक, मतलब विश्व में हरित क्रांति के जनक होते हैं। मैक्सिको में अधिक उत्पादकता वाली किस्म का विकास हुआ। चावल की किस्में फिलीपींस में अधिक उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में प्रथम स्थान में प्रति हेक्टेयर में, तो बस इतना आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। मासुले जायरे में होता है। तमराई थाईलैंड में। खिल हिमालय पट्टी में। देखिए हवा जब मतलब सूर्य भगवान आते हैं तो हिमालय पर जब ये अपना वो डालते हैं, तो पूरा वो क्या होता है, बर्फ से उसकी जो रोशनी होती है इधर उधर चली जाती है, ठीक है। बर्फ पर जब पड़ती है सूर्य भगवान की रोशनी, तो उसको खिल बोलते हैं, खिल गया, ठीक है, हिमालय खिल गया है। ऐसे हिमालय में कभी जाइए जब बर्फ पर रोशनी पड़ती है।
अब देखिए यहाँ पर कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहली हरित क्रांति, समय रहा 1967 से 68 में पंजाब से शुरुआत हुई थी। 67 से 68 में पंजाब में शुरुआत हुई थी। मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, गेहूं चावल पर केंद्रित होती है ये। कहाँ पर, गेहूं चावल पर। परिणाम, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, ठीक है। नहीं देखते हैं। अब देखिए क्रांति के जनक कौन कौन से होते हैं, जैसे एम एस स्वामीनाथन। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक बोला जाए तो एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। अगर हम पूछते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, तो वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अभी हमने वो पीछे बता दिया है। अगर हम कहें भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भारत में श्वेत क्रांति के, श्वेत मतलब दूध वाली जो क्रांति आई थी उसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो दूध वाली क्रांति के जनक यही वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर हरित क्रांति द्वारा खाद्य सुनिश्चित करने के लिए भारत ने दूध, मछली, फल, उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई क्रांतियां शुरू किया, कई लक्षित क्रांतियां शुरू किया है। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं, कौन कौन से यहाँ पे हैं। अब देखिए भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन सी, भाग एक। हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति में खाद्य उत्पादन प्रथम है, ठीक है। हरित क्रांति में क्या है, खाद्य उत्पादन, ठीक है। हरित क्रांति में क्या लक्ष्य किया गया कि खाद्य जो उत्पादन है उसके लक्ष्य को रखा गया। श्वेत क्रांति में दूध के लक्ष्य को रखा गया। नीली क्रांति में मछली के लक्ष्य को रखा गया। इसको पीसी कल्चर कहते हैं, तो याद रखें पीसी कल्चर कहते हैं। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन, जैसे हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रो आपने देखा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन उर्वरक का हम 94% भाग अपने ही यहाँ उत्पादन करते हैं, और फास्फेटिक का लगभग 82% भाग अपने यहाँ उत्पादन करते हैं। तो भूरी क्रांति ठीक है, इसके किसके कारण हुआ, ये भूरी क्रांति के कारण हुआ। पीली क्रांति जो तेल ओल आप खाते हैं, ठीक है, सरसों वरसों। कृष्ण क्रांति क्या है, बायोडीजल उत्पादन में। तो बायोडीजल उत्पादन में कृष्ण क्रांति आती है, तो याद रख लेंगे बायोडीजल उत्पादन में कौन सी क्रांति आती है, तो बायोडीजल उत्पादन में कृष्ण क्रांति आती है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन में, चाहे टमाटर की बात करें चाहे मांस की बात करें, दोनों याद रखेंगे। टमाटर और मांस में कौन सी आती है, वो लाल क्रांति आती है। तो अगर मैं कहूँ लाल क्रांति किसका होता है, टमाटर और मांस दोनों बताइएगा। टमाटर और मांस, क्योंकि टमाटर भी लाल, मांस भी लाल। गुलाबी क्रांति, गुलाबी झींगा मछली उत्पादन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, झींगा मछली। तो झींगा जो मछली होती है वो किसके कारण होता है, गुलाबी क्रांति, ठीक है, पिंक रिवोल्यूशन, ठीक है। तो पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए बादामी क्रांति क्या होता है, मसाला उत्पादन। अगर आपसे पूछे कि बादामी क्रांति क्या होता है, तो जो मसाला का उत्पादन होता है। अच्छा, मसाला सबसे ज़्यादा होता कहाँ है भारत में, तो मध्य प्रदेश में। आपने आपके दिमाग में आता होगा केरला, नहीं केरला नहीं, मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है। सुनहरी क्रांति कहाँ होती है, तो फल, फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति बोलते हैं। सुनहरी क्रांति क्या होता है, देखिए सुनहरा फल, नहीं अभी फल की दुकान पर जाइए तो बहुत सुनहरा, मतलब हर एक कलर का आप देखे होंगे। सेब रेड कलर का होता है, ठीक है। और आपका जिसे ये क्या हुआ, केला आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अमरूद आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फल अलग अलग किया, इसलिए सुनहरी क्रांति नाम दिया, फल क्रांति। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति बोला जाता है। तो अमृत क्रांति क्या होता है, नदी जोड़ो परियोजना, क्योंकि कोई भी नदी, जैसे मान लीजिए गंगा बह रही है, यमुना आ रही है, तो गंगा यमुना हमारे लिए तो अमृत ही है, उनका जल हमारे लिए तो अमृत ही है। कहते नहीं जल अमृत है, ठीक है। तो इसलिए अमृत क्रांति हो गया, ठीक है। गोल क्रांति, आलू गोल होता है, ठीक है। तो गाल आलू सब मिला के गोल ही होता है, ठीक है। तो उसको गोल क्रांति। स्वर्ण क्रांति क्या होता है, तो बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जिसको आपने कहा बोला है, बागवानी, ये ये स्वर्ण क्रांति है। खाकी क्रांति, चमड़ा, खाकी क्रांति होता है। तो खाकी क्रांति क्या होता है, आपका चमड़ा होता है, ठीक है। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन होता है, तो ये काली क्रांति क्या होता है, कच्चा तेल उत्पादन होता है। तो दोनों अंतर है। कृष्ण क्रांति अगर पूछा तो बायोडीजल उत्पादन, और इधर पूछा जाए तो कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति होता है। धूसर क्रांति, सीमेंट क्रांति, याद रखेंगे धूसर क्रांति को क्या कहते हैं, सीमेंट क्रांति कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म।
ये वाला देख, धागों के समग्र विकास तक। रजत रेशा क्रांति कपास, ठीक है, रजत रेशा क्रांति कपास का, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट। अगर आपका रजत रेशा क्रांति पूछे तो कपास उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। सदाबहार क्रांति किसको कहते हैं? समग्र कृषि विकास को सदाबहार क्रांति कहते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य और सतत विकास को बढ़ावा देना सदाबहार क्रांति कहलाता है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, वैश्विक मंच पर भारत, ठीक है। आप कह रहे हैं उर्वरक, उर्वरक क्या होता है? 49% जो भाग है नाइट्रोजनी उत्पाद उर्वरक का उत्पादन हम सब कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन उत्पादक में कौन से 49% हम ही अपने देश में उत्पादन करते हैं, और 82% जो भाग होता है फास्फेटी उर्वरक का हम उत्पादन करते हैं। 82% भाग पर फास्फेटी उर्वरक का उत्पादन, 94% में नाइट्रोजनी भाग का उत्पादन हम करते हैं। और उर्वरक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो हम विश्व में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हैं और दूसरा सबसे बड़े उपभोक्ता हैं हम, क्या, उर्वरक में। दालें क्या होती हैं, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दालों के हैं। हम सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं और खा भी लेते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, हमें दूसरी जहाँ से मंगाना पड़ता है। फल और सब्जियाँ क्या, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक चीन के बाद, ठीक है, तो फल और सब्जियाँ मतलब फल, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, हम ही है, ठीक है, तो याद रख लेंगे फल। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीन के बाद, ठीक है, फल और सब्जियों में। पोटेशियम उर्वरक पूरी तरह से आयात किया जाता है। पोटेशियम जो फर्टिलाइजर होता है उसको हम पूरी तरह से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो याद रख लेंगे पूरी तरह से हम इम्पोर्ट करते हैं पोटेशियम का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, भारत में वाणिज्यिक फसलें, चाय की देखते हैं। 1840 में अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में यह फसल लाई गई थी। चाय की पत्तियों में टैनिन प्रचुरता में होती है। चाय की पत्तियों में क्या होती है, टैनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, ठीक है। भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फर्स्ट चाइना है, ठीक है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फर्स्ट चाइना पे है, चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा यहाँ पे क्या करा है, करा देखिए, वाणिज्य कॉफ़ी मुख्य घटक कौन सा होता है, कॉफ़ी का कैफीन होता है। मुख्य किस्में क्या होता है, अरेबिका और रोबिस्टा। कॉफ़ी के मुख्य घटक कौन सा, कैफीन होता है। इसमें अरेबिका और रोबिस्टा इसके क्या होते हैं, मुख्य। कॉफ़ी अरेबिका और रोबिस्टा इसकी किस्में होते हैं। तंबाकू पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग, तो क्यूरिंग क्या होता है, तो क्यूरिंग क्या होता है, पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। इसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध और गुणों का विकास होता है। किसका, रंग का होता है, गंध का होता है, व वास्तविक गुणों का विकास होता है, ठीक है, वास्तविक गुणों का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, फसल स्वास्थ्य, सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूख, जिंक, जिंक की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है। जैसे मक्का, मक्का ये देखिए, मक्का का पौधा है, ये देखिए कैसे हो गया है, ये येलो कलर का हो गया है, ठीक है, तो इसमें वाइट बड, ठीक है, वाइट बड रोग का नाम क्या है, वाइट बड, और किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो वाइट बड, जिंक वाइट बड जो होता है वो मक्का में होता है, और किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो याद रख लेंगे, जिंक की कमी से आपका वाइट बड रोग होता है, ठीक है, किस में होता है, मक्का में होता है। तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं, कई टाइप, ये एक टाइप का क्वेश्चन ये बनाएंगे कि वाइट बड किस में होता है, तो मक्का में होता है। ये पूछेंगे वाइट बड किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। बट वाइट मतलब मक्का में कौन सा रोग होता है, तो वाइट बड रोग होता है। ऐसे ही धान में होता है जिंक की कमी से। धान में भी देखिए देखिए ये पत्ती जो है पीली हो गई है, ठीक है, खैरा रोग इसको बोले जाता है, खैरा रोग। तो खैरा रोग किसकी कमी से, जिंक की कमी से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये मतलब इस तरह से पढ़ाने में, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें क्या होता है, आपको फिगर मिल जाता है, जब इसमें आपको इमेज मिल जाता है, इससे समझने में आपको आसानी होगी। वहाँ पर जब आप पेपर में बैठेंगे तो रिकॉल बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे कि हाँ मक्का था, उसमें फ़ोटो बना था, फ़ोटो में वो मक्का थोड़ा सा येलो हो गया था या वाइट हो गया था, तो वाइट बड हो गया था। इधर धान का पेड़ था, रोपाई की गई थी, इसमें भी येलो हो गया था, इसको खैरा रोग, ऊपर जिंक लिखा था। बस ऐसे याद कर लेंगे, याद हो जाता है। बस चलते हैं, देखते हैं
अब देखिए भारत का पुष्प रत्न क्या होता है, आर्कटिक होता है। ये देखिए आर्कटिक है, ठीक है, ये भारत का पुष्प रत्न बोला जाता है। आप उसमें देखेंगे आपने ल्यूसेंट में तो ऐसे ही पूरा बना है, ठीक है। यह एक अधिपाप पादप है, एपीफाइट है। इसको क्या, एक अधिपादप है, पौधा है जो दूसरे पौधों पर उगता है। ये देखिए एक पेड़ है ये, इसी पे ये उगा नहीं है, इसी पे नहीं उगा है, ये देखिए अधिपाता मतलब जो दूसरे पर उगे। प्राकृतिक आवास क्या होता है, नम और वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो नम, ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये नीचे है पेड़, और इस वाला पेड़ देखिए, ये इधर वाला पेड़ ये ऊपर है। ये पर्वत का नीचे वाला एरिया ये वाला है, ठीक है, ऐसे देखो ना, फोटो में दिख रहा हो ना। तो ये क्या होता है, नम और वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र। देखिए नमी है ना, यहाँ पे देख रहे हैं काई हुई जमी है इस पेड़ पे, तो नमी है तो ये उग गया है, आर्कटिक। प्रमुख क्षेत्र कौन होता है, पूर्वोत्तर भारत होता है। तो पूर्वोत्तर भारत जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, वहां पर ये होता है, ठीक है। विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आप जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर ये आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक, आप अब आपको नहीं भूलेगा ना आर्कटिक क्या होता है। विशेष दर्जा, अरुणाचल प्रदेश को भारत का आर्कटिक स्टेट कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है आपके पेपर में कि भारत को आर्कटिक स्टेट किसे कहा गया है, तो भारत को आर्कटिक स्टेट किसे, अरुणाचल प्रदेश को। देखिए अब देखिए यही चीजें आपको ल्यूसेंट में थ्योरी में दिया गया है। अब यही चीजें आप फिगर से अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का कोई टाइम नहीं बन पाता, ठीक है। तो जब भी वीडियो आप अपलोड हो, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आप सब के अगर ये रिस्पॉन्स बता दिया करिए कमेंट करके कि क्या सही है क्या गलत है, इससे पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। क्रांतियों का संश्लेषण, भारत की कृषि यात्रा देखते हैं। आत्मनिर्भर न्यू की, देखिए हरित क्रांति के माध्यम से खाद्य उत्पादन, पीछे पीछे वाला जो है उसका सारांश सब देख रहे हैं। विविधता का विस्तार, श्वेत हुआ, नीली क्रांति हुआ, पीली क्रांति हुआ, सतरंगी स्पेक्ट्रम द्वारा विविधता आई हमारे देश में। मूल्य और विशेषता, चाय हुआ, काफी, आर्कटिक जैसे वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर ध्यान केंद्रित करना, यही सब अभी पीछे हमने किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या अगर। अब देखिए धरती की लय से ज्ञान के शिखर तक, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत की, इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे, भारत की फसलों के, फसल ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, उपज कौन कौन से फसल किस ऋतु में होता है ये पढ़ेंगे, और अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम भारत की कृषि के आधार की तीन फसलें होती हैं, एक खरीफ की होती है, एक रबी की होती है, एक जायद की होती है। तो इन्हीं रबी खरीफ जायद की फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की विविध जलवायु यहाँ की कृषि का अनोखा लय प्रदान करती है। फसलों को उनकी बुआई और कटाई के समय के आधार पर तीन प्रमुख ऋतुओं में वर्गीकृत किया गया है, जो रबी, खरीफ और जायद की है, ठीक है। कृषि कैलेंडर में समझने की कुंजी है। तो नीचे हम आगे देखते हैं यहाँ क्या है। अब हम पहले पढ़ते हैं, रबी की फसल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शीत ऋतु की संपदा, रबी की फसलें। तो शीत ऋतु की संपदा जो अभी मौसम चल रहा है वो तो शीत ऋतु की ही संपदा है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये बुआई कब होती है। बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसमें बुआई हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक आपने देखा होगा, गेहूं देखा होगा, चना देखा होगा, जौ देखा होगा, मटर होगा, ये बर हो जाते हैं ना। इसके बाद हम अभी जनवरी आने वाली है, तो जनवरी में आप क्या करते हैं, मटर आप उसका मटर को लाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, ठीक है, उसके छोले खाते हैं। तो ऐसे उसे होता है। अब कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में जब धूप आने लगती है, ये पक जाते हैं तो फिर कटाई हो जाती है। रबी की फसलें जिन्हें शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, मानसून के द्वारा बोई जाती है और वसंत में काट दी जाती है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो है ही। सिर्फ यहाँ पर फसल याद रख लेंगे कौन कौन सी रबी की फसल है। यहाँ राई याद करना है, अलसी याद करना है, और ये सब तो आप याद ही कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप गांव की दुनिया के बारे में जानते होंगे तो ये हमको नहीं याद करवाना होगा। सिर्फ हमको अलसी याद करवाना होगा और राई याद करवाना होगा। अलसी राई याद कर लीजिए, और ये तो आपको पता ही होगा। जैसे अभी आपको गेहूं बैठाया गया है, ठीक है, गेहूं अभी कुछ दिन में आपका कटाई होगी, ठीक है, मतलब कुछ दिन में ना, एक दो महीने बाद कटाई होगी, ठीक है। तो गेहूं हो गया, एक गेहूं आता है 90 दिन वाला गेहूं, ठीक है, 90 दिन वाला, तो वो 90 दिन में हो जाता है। सबसे पहले वही गेहूं कटाई है। सभी लोग, मैक्सिमम लोग वही 90 दिन वाला ही गेहूं बोते हैं, ठीक है। तो 90 दिन वाला गेहूं होता है, ठीक है। ये
ठीक है, जौ हो गया, इसी गेहूं के साथ जौ भी होता है। चना देखते होंगे अभी, चना आपका होता है, क्योंकि चना आप देखते होंगे, चना को भून के, अभी देखिए चना हो गया होगा, अभी चने का साग आप खा रहे होंगे, आगे चल के क्या होगा, चने को आप भून के उसमें खाएंगे, मटर हो गया। ठीक है, सरसों, अब ये सब नहीं बताना, ये सब पता होगा। अलसी और राई याद कर लीजिए, अलसी जो होता है और राई होता है, ये रबी की फसल है। यही दोनों याद ही करना है और याद नहीं करना, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब देखिए, मानसून का उपहार खरीफ की फसल के बारे में हम पढ़ते हैं। जो खरीफ की फसल होती है ये कब होती है? जून जुलाई में बुआई होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद। जो दक्षिण पश्चिम का मानसून हो उसके तत्काल बाद ही इसकी बुआई हो जाती है। कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है, इसके बाद रबी की फसल बो दी जाती है। अब देखिए इसमें होता कौन कौन सी खरीफ की फसलों में, ठीक है। तो खरीफ की फसलों में कौन कौन सा होता है? तो खरीफ की फसल में होता है, जून जुलाई में बुआई हो जाएगी और ये सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? धान है, जो आपके 47% भाग पर धान की खेती होती है आपके इंडिया में, ठीक है। धान हुआ, इसके बाद आपका ज्वार हुआ, धान ज्वार। अब देखिए दो चीजें होती है, पीछे आपने देखा होगा जौ, जौ ये रबी की फसल होती है जौ। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो इन एकदम खेती होती बाड़ी से एकदम नहीं मतलब रखते, ठीक है। और मुझे लगता है कि 90% लोग तो रखते होंगे, सिर्फ 10% लोग को मैं बता रहा हूँ। जौ जो होता है वो रबी की फसल होती है, लेकिन जो ये ज्वार जो होता है ये क्या होती है? ये आपका खरीफ की फसल होती है, ठीक है। ज्वार खरीफ की फसल होती है और ये जो जौ होता है ये रबी की फसल होती है, दोनों में अंतर है। अरहर हो गया, अरहर, ठीक है। अरहर, अरहर आपका क्या होता है? ये अरहर आपका रबी की, वो खरीफ की फसल है। अरे अरहर आपका पूछा जाता है कि अरहर किसका है? अरहर खरीफ की फसल है। जूट सबसे ज़्यादा, क्योंकि जूट आपके यहाँ होता नहीं है, तो आप जानते ही नहीं कि होंगे कि जूट कब बोया जाता है कब नहीं। तो जूट आपका खरीफ की फसल है, खरीफ, ठीक है। तो खरीफ आपका जूट की फसल है, तो याद रखें जूट खरीफ की फसल है, जूट खरीफ, ठीक है। देखिए, जूट जूट गन्ना आपका कैसा है? तो गन्ना भी आपका खरीफ ही की फसल है, तो गन्ना आपका खरीफ की फसल है। अभी आपने कैसे, आपको पता चला गन्ना खरीफ की फसल है? अभी आपका ठंडी का मौसम है, गन्ना आप कटाई हो गई होगी, ठीक है। गन्ना गन्ना कटाई होके वो मिल पे जा रही होगी, आप देखे होंगे आपके शहर में गन्ना, या आपके गांव में सब लोग गन्ना काट के उसको मिल पे भेज रहे होंगे। तो बोया कब गया होगा? खरीफ में ही तो बोया गया होगा, तभी तो अभी काट रहे हैं। 2 महीने में थोड़ी हो जाता है गन्ना, गन्ना को 1 साल लगता है पूरा लगभग। तो गन्ना आपकी खरीफ की फसल है। बाजरा आपका क्या होता है? तो बाजरा आपका क्या होता है? बाजरा भी आपका क्या होता है? खरीफ की फसल होता है। कपास क्या होता है? खरीफ की फसल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये रजत क्रांति किससे होता है? कपास के उत्पादन में रजत क्रांति होता है, जूट के उत्पादन में स्वर्ण क्रांति होता है। तो सोना चांदी खरीफ में आएंगे, सोना चांदी किस में आएंगे? खरीफ में आएंगे। अगर आपसे पूछे कि सोयाबीन, सोयाबीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में आपका, सोयाबीन किसकी है? खरीफ की फसल है। तो जूट, देखिए सोना चांदी सोयाबीन, तीनों, सोना चांदी सोयाबीन, सोना मतलब जूट, चांदी मतलब कपास, सोयाबीन, ठीक है। तीनों क्या है? ये खरीफ की फसल है। बाजरा, तिलहन आपका खरीफ की फसल है, तिलहन ऑयल सीड। अब देखिए सरसों अलग चीज है, तिलहन अलग चीज है, ठीक है। तो तिलहन ये अलग चीज है। अब इसमें क्या होता है, तिलहन में दूसरा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। मतलब इसको अगर हम, तिलहन में तो सरसों भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। आपके इसमें तिलहन में जो ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे आप अगर हम सूर्यमुखी मांग लेते हैं ना, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी भी शायद इसी का, ठीक है। सूर्यमुखी आपका खरीफ की फसल, एक बार चेक कर लीजिएगा। मक्का, मक्का किसका है? मक्का आपका खरीफ की फसल है। देखते हैं जब आपका बरसात होता है, बरसात के बाद आपका कितना मक्का बिकता है, ठीक है। आप देखते होंगे तो मक्का लोग भूज के बेचते होंगे, तो आपको अच्छा लगता होगा खाने में, ठीक है। मूंगफली क्या होता है? खरीफ की फसल। मूंगफली और सोयाबीन ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा, और कपास, ये चारों जरूर याद रखिएगा। जूट याद रख लेंगे, ठीक है। कपास याद रख लेंगे, मूंगफली याद रख लेंगे, मूंगफली और सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है। ये चारों जरूर याद रख लेंगे, इन्हीं चारों से क्वेश्चन आपके खरीफ पेपर में बनता है। जूट, कपास, मूंगफली याद रखेंगे। जूट हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ,
ठीक है, तो याद रख लेंगे जूट, कपास, मूंगफली और सोयाबीन, यही चारों में आप प्रीवियस ईयर देखेंगे PYQ, यही चारों में घुमाया है आपका जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, क्योंकि उनको पता है आप जिस एरिया से आते हैं कि जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन नहीं होता है उतना। ठीक है, तो वो अब मूंगफली बात करेंगे गुजरात के साइड होता है, कपास आपका गुजरात महाराष्ट्र की साइड होता है, जूट आपका बंगाल की तरफ से होता है, और सोयाबीन आप देखेंगे कर्नाटक कर्नाटक एरिया में होता है। ठीक है, तो आपके इधर ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और ये तो इसीलिए यहीं से घूम, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि धान खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं अल्पावधि चमत्कार जायद की फसलें। जायद की फसलें कब बुआई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती है, इसके बाद आपका खरीफ की फसल बो दी जाती है। यह रबी और खरीफ के बीच का एक छोटा सा मौसम होता है जिसमें मुख्य रूप से तेज गर्मी सहन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे राई हो गया। ठीक है, तो राई हो गया, राई हमने वहां भी पढ़ा था। ठीक है, राई हो, मक्का हो गया। ठीक है, मक्का भी इसमें होता है, ज्वार भी हो गया, जूट भी हो गया, और तरबूज भी हो गया। ठीक है, तो जूट आपका, तरबूज, तरबूज हो गया। मतलब इसमें ये मान लीजिए, जैसे ये क्या होता है, कुछ लोग पहले ही बोल देते हैं, कुछ लोग बाद में बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रख लेंगे, यहाँ जायद की फसल में हमेशा ये पूछता है कि जो ये रसीले फसलें होते हैं, जैसे जिसमें जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो तरबूज, खरबूज, ये सब में आपका जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रबी जायद पढ़ लीजिएगा। भारत में बेशकीमती रत्न प्रमुख नकदी फसलें, नकदी फसलें मसाला, स्थान मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। प्राकृतिक रबड़, केरल है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल है। केसर, जम्मू कश्मीर, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, आपका केरल, आपका मसाला। ठीक है, ये याद रख लेंगे कौन किसका उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। अब देखिए, गवार, कपास और अरंडी की बात करते हैं। कपास देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहलाता है। ठीक है, देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहलाता है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रूस है, वो यूएस है। ठीक है, यूएस है। गंवार गोद क्या होता है? राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। ग्वार गोद। अरंडी क्या होता है? गुजरात में अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अरंडी। कॉफी क्या होता है? चिकमंगलूर और कर्नाटक कॉफी की अरेबिका किस्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकमंगलूर और कर्नाटक जो है कॉफी की अरेबिका किस्म के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर, नासिक अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, अंगूर क्या है? जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नासिक, जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। पीजन पी अरहर तूर के को लाल चना व पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। पीजन पी, ठीक है, लाल चना जो होता है, तो इनके बारे में भी याद रख लेंगे। ये आपके फैक्ट दिए थे आपके लूसेंट में। भारत दालों का देश है। ठीक है, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता ही है। दोनों कीर्तिमान हमारे पास है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट एक आवश्यक तत्व है। तो दलहनी फसलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोबाल्ट है। याद रख लेंगे, कोबाल्ट है, उत्पाद एक आवश्यक तत्व है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी, मतलब दानों, अन्न भंडारण करते समय जो दानों में नमी होती है 10% से नीचे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। तो ये भी याद रख लेंगे, जब अन्न अन्न भंडारण होता है तो उसमें नमी 10% से नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें कीट लग जाएंगे। ठीक है, सुखा के, इसीलिए देखते नहीं है जो अन्न को लोग अपने घरों में, बाहर नहीं, अपने घरों में ही जब रखते जाते हैं तो उसको बाहर धूप में सुखा देते हैं, इसके बाद रखते हैं ताकि उसको खोए ना। अब देखिए, भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान, अब देखिए इस कृषि अनुसंधान के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम कहते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कटक में है। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो अगर हम आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। तो याद रखेंगे चावल अनुसंधान केंद्र। हम कहते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। तो याद रख लेंगे, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है।
राष्ट्रीय प्रजनन गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर में है। तो याद रख लेंगे, ये कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है, ये लखनऊ में है। तो दोनों याद है। जब प्रजनन की बात करें तो कोयम्बटूर याद रखेंगे, प्रजनन कोयम्बटूर, ठीक है। और यहाँ राष्ट्रीय होगा, ठीक है। भारतीय जब पूछे गन्ना अनुसंधान रिसर्च, तो ये लखनऊ होगा, याद रखेंगे लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला होगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? ये शिमला होगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, ठीक है, शिमला हो गया। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? जोरहाट में होगा, याद रखेंगे। ये कहाँ होगा? जोरहाट में। ये लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए, देखिए ये जोरहाट कहाँ पे है? तो जोरहाट ये असम में है, तो याद रख लेंगे ये असम में है। लेकिन एक बात ये भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट एंड सबसे बिग, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यहीं पे है। तो याद रख लेंगे, दोनों में याद रख लेंगे क्या? जोरहाट असम में है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट और सबसे बड़ा है ये चाय अनुसंधान टी रिसर्च सेंटर, ठीक है, टी रिसर्च सेंटर। अब कॉफी की बात करते हैं, चाय तो असम में चले गए, कॉफी जब पीना होगा आप कहाँ जाएंगे? तो कॉफी पीने हम कहाँ चलेंगे? कर्नाटक चलेंगे। कर्नाटक मतलब चिकमंगलूर चलेंगे। तो कॉफी पीने अगर आपका दोस्त कहे चलो कॉफी पीते हैं, तो आप दिमाग में ये रख लेंगे कि हमें कहाँ जाना है? चिकमंगलूर जाना है। अब रबड़ कहते हैं, तो कॉफी पीने के बाद हम कहीं जाएंगे अपने कार में या अपनी बाइक में रबड़ लगवाने जाएंगे, तो वो केरला जाएंगे, कोट्टम जाएंगे, केरला के कोट्टम में जाएंगे, ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो रबड़ अनुसंधान तो कोट्टम जाएंगे, ठीक है। रेशम, रेशम के लिए हम कहाँ जाएंगे? मैसूर जाएंगे। केंद्रीय रेशम, अब देखिए वहां पर क्या कंफ्यूज होंगे आप, रेशम को वहां पर गुजरात महाराष्ट्र जरूर दिया रहेगा, लेकिन रेशम का आपको गुजरात महाराष्ट्र नहीं याद रखना होगा, रेशम का याद रखना होगा आपको मैसूर। मैसूर कहाँ? मतलब कर्नाटक के एरिया में, ठीक है। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मैसूर में पड़ता है, मैसूर में पड़ता है रेशम, बहुत बार पूछा जाएगा मैसूर। जूट, जूट आप जानते हैं बैरकपुर वेस्ट बंगाल, तो आप जानते हैं आज अगर जीडीपी यहाँ बांग्लादेश की चल रही है, बांग्लादेश के लोग बहुत उछल कूद रहे हैं, तो किसकी देन है? भारत की देन है। भारत ने अपना अच्छा सा एरिया दे दिया बांग्ला पाकिस्तान को, पाकिस्तान दे दिया बांग्लादेश को, ठीक है। तो हमारे ही कर्मों पर क्या, कौन, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, हमारे ही कर्मों पर, हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए बचा के रखे थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने बांग्लादेश दे दिया, हमने पाकिस्तान दे दिया, अपने पूर्वजों की जो अमानत थी उसको दे दिए। आज वही जो जिनको हम दिए वही हमारे ऊपर हावी हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बैरकपुर में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ पे है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, याद रख लेंगे, राजमुंदरी कहाँ पे है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तंबाकू अनुसंधान हो गया। नारियल, कासरगोड, कासरगोड कहाँ पे है? तो कासरगोड आपका केरल में है, ठीक है, कासरगोड केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड। दलहन कहाँ होगा? कानपुर अगर आपको दाल खाना होगा ना, कानपुर जाइए, ठीक है ना, ठीक है, वहां पे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर पे पड़ता है, दलहन अनुसंधान। तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो ये हैदराबाद में। दलहन कानपुर और तिलहन हैदराबाद, ठीक है, तिलहन हैदराबाद। तो इतना आपको याद हो गया होगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अब देखिए आज भारत अब देखिए वही है आपको जो दिया गया था, ठीक है, धरती फसल विज्ञान, अब इसके बारे में। कृषि क्रांति, भारत की कृषि क्रांति, आप देखिए उन संस्थानों के जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा की नींव रखी, उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए ईरी के बारे में, भारत एक विरासत का जन्म, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारत में संगठित कृषि अनुसंधान की यात्रा एक सदी से पहले शुरू हुई थी। एक सदी से भी पहले शुरू हुई थी। इस यात्रा के में केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ईरी है, IARI, जो देश के वैज्ञानिक कृषि विकास का अग्रदूत है। इसमें देखते हैं आगे क्या है।
देखिए अब 1905 की बात करते हैं। पूसा, बिहार में एक बीज बोया गया, बिहार में एक बीज बोया गया, ईरी, आई ए आर आई की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन। अरे कर्जन का जब नाम आता है तो दिमाग में क्या होता है, दिमाग में बहुत बुरी चीजें आती हैं, ठीक है। कि लॉर्ड कर्जन के काल में पूसा बिहार में हुई थी। वह दौर था जब भारत कृषि का को एक वैज्ञानिक दिशा देने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई थी, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। 1905 में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। तो कहां पे हुआ था, ये बिहार में हुआ था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। वर्ष 1905 में। स्थान पूसा बिहार। संस्थापक कौन था, लॉर्ड कर्जन था, याद रखेंगे। संस्थापक कौन था, लॉर्ड कर्जन था, इतना याद रखेंगे। चलते हैं ना, देखते हैं हम 1936 में क्या हुआ, नई दिल्ली में नई जड़ें। 1936 में संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और अपनी जड़ों को सम्मान देते हुए आज भी पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। यह संस्थान स्थानांतरण इसके विकास और राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक बना है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अब कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, जो देश में कृषि नीतियों को केंद्र में रखता है। जो कृषि नीतियां हैं उनको अपने केंद्र में रखता है। 1936 में क्या किया गया, ये कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। और पूसा संस्थान के नाम से ये लोकप्रिय है आज भी, ठीक है। यहाँ देखिए, तंत्र निर्माण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अब आईसीएआर की बात करते हैं। कृषि अनुसंधान को संगठित और निर्देशित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की स्थापना 23 मई 1929 में की गई। आईसीएआर की स्थापना 1929 में की गई थी। भारत में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। स्थापना 23 मई 1929 में हुई थी। कब हुई थी, 23 मई 1929 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है, आईसीएआर की, ठीक है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, देखिए मौसम के पूर्वानुमान और कृषि उत्पादकता के बीच खाई को पाटना, ये इसका काम था, ठीक है। पुणे में है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। अब देखिए इसको पुणे में ही क्यों बनाया गया, क्योंकि आप विदर्भ के एरिया में, नागपुर के वहां पर जो किसान हैं वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बिन बुलाए बारिश आ जाती थी, बिन बुलाए सूखा पड़ जाता था, ठीक है। मतलब बुलाना नहीं पड़ता था सूखा, वो तो अपने आप ही पड़ जाता था, ठीक है। इसके लिए क्या किया सरकार ने, क्या किया, कहा कि यहीं पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसके लिए, ठीक है, पुणे में ही। तो इसीलिए तो सरकार ने क्या किया, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना पुणे में किया। तो अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछे कि केंद्रीय कृषि, क्या पूछे आपसे, केंद्रीय कृषि, ठीक है, मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है पुणे में। आपने देखा होगा, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अगर पूछा जाए कि वो सबसे ज्यादा किसान अपना सुसाइड कहाँ से, मतलब सुसाइड कहाँ से कर लेते हैं, तो आपको महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके पीछे यही रीजन था कि मौसम साथ नहीं देता था। अब जब पहले से अगर जानकारी हो कि कल बारिश होने वाली है, मान लीजिए ये पहले से जानकारी हो जाए कि कल बारिश होने वाली है, तो किसान आज अपने खेतों की सिंचाई ना करें, उसका पैसा बच जाए। लेकिन बारिश, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने क्या किया, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना पुणे में किया, ठीक है। ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है, बागवानी बंगलोर में है। तो बा से बागवानी, ये देखिए बागवानी, बा से बागवानी, बा से बंगलोर, ये याद रखिएगा। उपोष्ण प्रबंधीय फलों और सब्जियों और फूलों में नवाचार का नेतृत्व करना, मतलब रिसर्च करना, इनोवेशन करना, इसमें बागवानी, हॉर्टिकल्चर में रिसर्च करना, उपोष्ण बागवानी। तो ये कहाँ है, बंगलोर में है। तो याद रख लेंगे, बंगलोर वाले वैसे भी आपने देखा होगा, मतलब याद करवाने का तरीका है। अब पैसा आके ऑफिस से आए घर पे, तो क्या करें, बागवानी कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा यहीं हम बागवानी के संस्थान खोल देते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, कहाँ पे है, बंगलोर में है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हमारा क्या है,
केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो देश का सबसे मूल्यवान संस्थानों में संसाधनों मिट्टी और पानी, देश का सबसे मूल्यवान संसाधन कौन सा है? अगर मिट्टी और पानी नहीं रहेगा तो आप एक दिन 2 दिन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्या खाएंगे? पैसा खाएंगे? नहीं। तो वो कहाँ बनाया गया? ये देहरादून में बनाया गया। तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ बनाया गया? अगर आपसे मैं पूछूं, ये बताइए आपका सबसे कीमती चीज जो आपका जल है, आपका सबसे कीमती चीज जो मिट्टी है, वो बनाया कहाँ गया था? आप कहेंगे देहरादून में है। अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? देहरादून में बनाया गया। तो बस इतना ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। बस यही कह रहा है। यहाँ पर क्या बनाया गया था? मिट्टी और जल, मिट्टी और जल बनाया गया अनुसंधान संस्थान। बेंगलोर में क्या बनाया गया? तो बागवानी, हॉर्टिकल्चर जिसमें लोग करते हैं, तो बागवानी बेंगलोर में, ठीक है। और पुणे में क्या किया गया? मौसम के बारे में पूरा अनुमान, देखिए मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुणे में बनाया गया। बस इतना तो आपको याद ही करना है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो याद कर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा। नहीं तो अगर अच्छा भी नहीं लग रहा होगा तो कोई कमेंट कर दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, उसको हम सुधारे करेंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए यही और याद कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी फसलें कहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से, ठीक है। हाँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब पीडीएफ आपको मिलेगा। चीन, मध्य एशिया। अगर आपको पहले पीडीएफ चाहिएगा तो 100 लाइक्स पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या करें, जौ हो गया, सोयाबीन हो गया, चाय हो गया, मसूर हो गया। तो ये क्या हुआ? ये चाइना में मतलब जन्म स्थान माना जाता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पर जन्म स्थान माना जाता है। तो अगर हम कहते हैं चीन, चीन में क्या है? चीन में जौ पहले आया था, सोयाबीन, चाय हो गया, चीन चाय ऐसे ही याद करिए, और मसूर ये चीन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जौ है, तो ये देखिए जौ ये कहाँ पर है? ये चीन में है, ठीक है। ये आपका सोयाबीन है, तो ये आपका कहाँ है? चीन में है, ठीक है, सोयाबीन। और ये आपका क्या है? ये चाय है, तो चाय की पत्ती नहीं है, चाय। तो ये देखिए ये आपका चीन में है। और ये आपका क्या है? मसूर, ये वाला आपका मसूर है ना, ये मसूर, ये मसूरी, ये भी आपका चीन हो। तो ये इतना पूरा आपका क्या होता है? चीन में, ठीक है। देखिए कितना अच्छे से आपको बना के दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ये गेहूं का उत्पादन हो, तो मध्य एशिया में जन्म स्थान गेहूं पहले हुआ, ठीक है। इतना तो इधर हो गया। अब हम थोड़ा इधर आते हैं। अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा अफ्रीका में, तो ये है आपका बाजरा। तो बाजरा कहाँ हुआ? अफ्रीका में बाजरा हुआ। तो अफ्रीका में क्या हुआ? बाजरा हुआ, ठीक है। अरहर कहाँ हुआ? अफ्रीका में अरहर हुआ। तो अफ्रीका में क्या हुआ? अरहर हुआ। अफ्रीका में बाजरा और अरहर दोनों याद रखेंगे, बाजरा और अरहर। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की अगर हम बात करते हैं, भारत और इंडोनेशिया की बात करते हैं, भारत और इंडोनेशिया में धान का जन्म स्थान माना जाता है। और ये उड़द हुआ, मूंग हुआ, ज्वार हुआ, गन्ना हुआ, ये भी भारत में। उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, ये कहाँ? भारत में माना जाता है। उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना आपके बुक में दिया गया है, थ्योरी के पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए मक्का कहाँ? मध्य अमेरिका में, मतलब मैक्सिको इसको मध्य अमेरिका में मक्का, ठीक है, मध्य अमेरिका में मक्का। अब देखिए यहाँ पर तंबाकू हुआ, रबड़ हुआ, ये ब्राजील में। तंबाकू, रबड़ ब्राजील में, कहवा ब्राजील में, ठीक है। तो तंबाकू, रबड़, कहवा ब्राजील में। तो तंबाकू, रबड़, कहवा ब्राजील में हुआ। टमाटर आपका मैक्सिको में हुआ। आलू आपका पेरू में हुआ, आलू पेरू, आलू पेरू। अमरूद आपका अमेरिका में जन्म स्थान माना जाता है। अमरूद अमेरिका, आज से अमेरिका, आज से अमेरिका, आज से अमरूद, ठीक है। तो ये टमाटर मैक्सिको, आलू पेरू, अमरूद अमेरिका, ठीक है। तो ये याद रखिए टमाटर, ये देखिए है, ये आपका टमाटर मैक्सिको हो गया। ये आलू हो गया आपका, कहाँ हो गया? पेरू हो गया। और ये अमरूद हो गया, ये आपका कहाँ हो गया? अमेरिका हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहवा, ये देखिए है, कहवा ब्राजील हो गया। आपका रबड़ है, रबड़ ऐसे निकलता है, ये देखिए रबड़, ये ऐसे, ये ब्राजील हो गया। ये तंबाकू की पत्ती है ये यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया। गन्ना ये है, गन्ना आपका भारत में है। ज्वार आपका भारत में है। मूंग आपका भारत में है। ये उड़द आपका भारत में है, ठीक है।
देखिए कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक बार अगर इसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा चीज़ आपका समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।